Hello student, today we are learn about moon and artificial satellites. Artificial satellites और moon के बारे में आज हमें पढ़ना है in this chapter. So first topic is the moon. The moon is the brightest object in the night sky. Night sky में कैसा होता है, वो सबसे ज़्यादा चमकने वाला. It has no light of its own. उसकी खुद की लाइट नहीं है, ठीक है. जितना वो चमक रहा होता है वो उसमें खुद की लाइट नहीं होती है. हाउ डज इट शाइन एट नाइट? वो किस तरीके से शाइन करता है नाइट में? द मून शाइन एट नाइट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट. वो सनलाइट को क्या कर रहा होता है? रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, इसलिए वो हमारी आइस में पड़ता है. जैसे कि ये सन है, ठीक है, वो इसके ऊपर अपनी रेस डाल रहा होता है, तो वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आइस में आ रही होती है, इसलिए हमें ये शाइन करता हुआ दिखता है, ठीक है. सिंस द मून इज नियरर टू अर्थ इट अपीयर्स टू बी बिगर दैन द स्टार. वो का क्या है? अर्थ से बहुत ही नज़दीक की तरफ है, इसलिए वो हमें स्टार से बड़ा दिखाई देता है. बट एक्चुअली ऑल द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स आर मच बिगर दैन द मून. लेकिन जितने स्टार्स हैं और जितने प्लैनेट्स हैं वो मून से ज़्यादा बड़े हैं. द मून इज़ द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट. ठीक है, जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की. इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. वो अर्थ के आसपास घूमता है. इट टेक्स 27 days and 8 hours टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. उसे कितने दिन लगते हैं अर्थ का पूरा एक रिवोल्यूशन लेने में, मतलब एक चक्कर लगाने में? उसे अर्थ का पूरा एक चक्कर लगाने में, वो अर्थ के, ये जैसे कि अर्थ है तो अर्थ का एक चक्कर पूरा लगाने में उसे लगते हैं 27 days and 8 hours. ठीक है, ये हुई हमें मून की बात. अब नेक्स्ट है सरफेस ऑफ द मून. अब हमें मून तो हमें देख लिया, ठीक है, वो इतना टाइम लगाता है वो भी हमें पता चल गया, पर उसकी सरफेस कैसी होती है, ठीक है, तो वो देखते हैं हम. सरफेस ऑफ द मून. द सरफेस ऑफ द मून इज रफ, अनइवन एंड कवर्ड विथ डार्क ग्रे डस्ट. कैसी है ये? रफ है, अनइवन है और ये डार्क ग्रे कलर के डस्ट से कवर्ड है. द मून इज मेड अप ऑफ माउंटेन्स एंड क्रेटर्स. वो किसके बने हैं? माउंटेन्स और क्रेटर्स के बने हैं. ड्यू टू दिस द सरफेस ऑफ द मून अपीयर्स टू कॉन्सिस्ट ऑफ ब्राइट एंड डार्क पैचेस. और इस वजह से हमें देखो उसके ऊपर ये है ना ब्राइट कलर के ये डार्क पैचेस दिखाई देते हैं, ठीक है, ये धब्बे जैसे दिखते हैं ना. वो किस वजह से? क्योंकि उसके ऊपर क्या है? माउंटेन एंड क्रेटर्स है. क्रेटर्स आर सोसर शेप्ड होल. ये कैसे? सोसर शेप्ड के होल हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रेटर्स. देयर इज नो लाइफ ऑन द मून. मून के ऊपर लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है. देयर इज नो एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द मून. जैसे हमारे अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर है, एयर का पूरा ब्लैंकेट जैसा है, ठीक है, वैसा वहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रोवाइडेड ही नहीं है. सो देयर इज नो विंड, रेन एंड क्लाउड्स ऑन द मून सरफेस. मून की सरफेस पे ना विंड है, ना रेन है और ना ही क्लाउड है. The side of the moon facing the sun is extremely hot and the side away from the sun is freezing cold to support life. ठीक है, वो क्या करते हैं लाइफ को सपोर्ट करने के लिए? जो सन के साइड उसका फेस रहता है मून का, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, और जो सन के साइड नहीं है वो कैसा है? फ्रीजी, मतलब एकदम ठंडा है. As there is no air on the moon. वहाँ पर मून पर एयर भी नहीं है. The astronauts footprints remain there forever. वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स के फुटप्रिंट्स हैं, हमेशा के लिए रहते हैं. Also nobody can even hear a sound on the moon as sound travel in air. जैसे कि हम यहाँ पर एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं, ठीक है, वैसा हम वहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर मीडियम नहीं होता, इसलिए वहाँ एयर नहीं है कि एयर से ट्रैवल होके किसी की साउंड हमारे तक पहुँचे, इसलिए. नेक्स्ट है ग्रेविटी ऑफ द मून. मून की ग्रेविटी के बारे में. द अर्थ पुल एवरीथिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, हमें ये पता है कि अर्थ जो है वो अपनी तरफ सभी चीज़ों को आकर्षित करती है, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इस वजह से. दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द मून. फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो मून पे भी प्रेजेंट है. द ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑन द अर्थ. जितनी ग्रेविटी अर्थ के पास से उससे उसका छठा भाग जो बोलते हैं वो वहाँ पर है, ठीक है, 1/6
पार्ट है वहाँ पर ग्रेविटी का। फेसेस ऑफ द मून, मून के फेसेस के बारे में अब हमें देखना है। एवरी नाइट द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप, हमें पता है, हम रोज देखते हैं, हर रात में मून का शेप जो है वो चेंज होता रहता है। हाउएवर द मून डज नॉट रियली चेंज इट्स शेप, ठीक है, वो ऐसे अपना शेप चेंज नहीं करता है। ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ चेंज, वो क्या करता है, कंटिन्यू रिवोल्यूशन, यानी वो हमारे अर्थ के आसपास राउंड ले रहा होता है और इस वजह से हमें क्या लगता है, उसके शेप्स जो हैं वो चेंज होते दिखाई देते हैं। सो द मून अपीयर्स टू बी चेंज इन शेप। द डे टू डे चेंज इन द शेप ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून। जो उसका डे बाय डे की चेंजेस उसमें जो आते हैं, जो कि हम अर्थ पर से देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फेसेस ऑफ द मून। न्यू मून, न्यू मून अब किसे कहते हैं, व्हेन द मून इज इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन, जब न्यू मून इसे कहते हैं जब अर्थ और सन के बीच में मून होता है। यू कैन नॉट सी द मून एट ऑल, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें मून जो है बिल्कुल नहीं दिखता है। दिस इज कॉल्ड न्यू मून। इट इज डार्क ऑन द न्यू मून नाइट। न्यू मून नाइट में क्या होता है, एकदम अंधेरा होता है, क्योंकि हमें मून दिख ही नहीं रहा होता, इसलिए उसे हम कहते हैं न्यू मून, जिसे हम कहते हैं अमावस यहाँ पर, ठीक है। फिर है न्यू मून के बाद आ रहा है, ओके, न्यू मून के बाद क्या आया है, क्रिसेंट मून। एज द मून मूव्स फर्दर यू कैन सी अ स्मॉल सनलाइट पोर्शन ऑफ द मून्स सरफेस, दिस इज कॉल्ड क्रिसेंट मून, ठीक है। छोटा सा आपको पोर्शन दिखेगा सनलाइट का, उसके ऊपर एकदम छोटा सा मून हमें तब वो दिखता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, क्रिसेंट मून। अब इसके बाद नेक्स्ट है हाफ मून, ठीक है। तो क्या है, व्हेन द सनलिट पोर्शन बिकम बिगर यू कैन सी हाफ ऑफ द मून, इट इज कॉल्ड हाफ मून, ठीक है। ये देखो, ये फर्स्ट क्या है, न्यू मून, ठीक है, फिर क्या है, क्रिसेंट मून, फिर हाफ मून, इस तरीके से। फिर गिबस मून, व्हेन यू सी अ मोर देन हाफ ऑफ द मून इट इज कॉल्ड द गिबस मून, मतलब ये हाफ, ये हुआ हाफ से ज़्यादा है ना ये मून, इसलिए इसे हम कहते हैं गिबस मून। फुल मून, जिसे हम कहते हैं पूनम की रात, ठीक है। व्हेन मून रीचेस द फारदेस्ट साइड ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन यू सी द कंप्लीट मून, इट इज कॉल्ड फुल मून, तो उसे हम कहते हैं फुल मून नाइट। द इंक्रीज साइज ऑफ द लाइटेड पार्ट ऑफ द मून इज कॉल्ड वैक्सिंग, मतलब उसकी जो इंक्रीज साइड है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वैक्सिंग। आफ्टर दिस द साइकिल रिवर्स, ये साइकिल जब फुल मून नाइट हो जाती है उसके बाद रिवर्स होती है, तो क्या होता है, साइज ऑफ द मून डिक्रीज अगेन, फिर वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, ठीक है। पहले आएगा गिबस, फिर आएगा हाफ मून, फिर आएगा क्रिसेंट मून एंड फिर न्यू मून। द डिक्रीजिंग साइज ऑफ द लाइटेड पार्ट ऑफ द मून इज कॉल्ड वैनिंग, उसे हम कहते हैं वैनिंग। इंक्रीजिंग पार्ट को कहते हैं वैक्सिंग और डिक्रीजिंग पार्ट को कहते हैं वैनिंग, ठीक है। लैंडिंग ऑन द मून, अब मून पे कौन कौन गया उसके बारे में देखते हैं। अपोलो 11 was the spaceship that took 3 American astronauts, Neil Armstrong, Edwin Aldrin and Michael Collins, to the moon। ये 3 साइंटिस्ट मून पर गए थे, एस्ट्रोनॉट्स गए थे मून पर, जिसमें क्या है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first man to step on the moon on July 20, 1969। 1969 में ये पहले ऐसे इंसान थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। कब रखा था, 20 जुलाई को। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन ब्राउट रॉक सैंपल एंड सॉइल टू द अर्थ, वो वहाँ से क्या लाए, सॉइल सैंपल और रॉक्स। साइंटिस्ट गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मून फ्रॉम दिस सैंपल्स, और उनको बहुत साइंटिस्ट को इसके बारे में बहुत सारी जानकारी वहाँ के बारे में मिली इससे। This landing on the moon was followed by many more successful mission to the moon, और इसके वजह से ये एक बार जो लैंडिंग हुई थी इसके वजह से इसके बाद हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने लगी मून पर, ठीक है। इंडिया टू मून, इंडिया टू मून में क्या है, इंडिया sent its first space shuttle to the moon called Chandrayaan 1 in 2008। 2008 में क्या भेजा था, चंद्रयान 1,
स्पेस शटल भेजी थी इंडिया ने। द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया नॉन एज द इसरो, जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है उसे हम क्या कहते हैं, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, लॉन्च दिस मिशन ऑन 22 अक्टूबर 2008 फ्रॉम श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा से उन्होंने 2008 में 22 अक्टूबर को ये स्पेस शटल भेजा था। अब इसके बाद आया है एक्लिप्सेस के बारे में। An object that blocks the light and does not reflect it at all is called an opaque object। ठीक है, जो लाइट जो भी चीज़ है, ठीक है, आपकी कोई ऑब्जेक्ट है, वो अगर लाइट के जो पाथ है उसको रोक देता है और रिफ्लेक्ट भी नहीं करता है, उसे हम कहते हैं opaque ऑब्जेक्ट। When light falls on an opaque object, it casts a shadow। जब उसके ऊपर लाइट आती है तो वो क्या बना देता है, शेडो बना देता है। ठीक है, शेडो बनती है हमारी इसी तरीके से, जैसे सनलाइट कहीं से आ रही है, आपने उसमें बीच में हाथ डाल दिया तो आपके हाथ का शेडो जमीन पर या फिर दीवार वगैरह पे दिखेगा, जिस साइड पर आ रही वैसे। तो इसी तरीके से अगर कोई भी लाइट आ रही है उसके बीच में आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, उसमें से लाइट पास नहीं हो रही है, तो वो क्या करता है, वो इमेज जो आपकी शेडो है वो फॉर्म करता है। द अर्थ एंड द मून आर ऑल्सो ओपेक ऑब्जेक्ट। अर्थ और मून कैसे हैं, वो भी ओपेक ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन द अर्थ एंड द मून दे कास्ट शेडो, तो वो क्या बनाते हैं, शेडो बनाते हैं। व्हेन द सन, द अर्थ एंड द मून कम्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जब ये तीनों स्ट्रेट लाइन में एक लाइन में आ जाते हैं, द अर्थ कास्ट इट्स शेडो ऑन द मून और द मून कास्ट इट्स शेडो ऑन द अर्थ। और ये जब तीनों एक लाइन में आ जाते हैं तो अर्थ जो है वो अपनी शेडो मून पे देता है और मून जो है वो अपनी शेडो अर्थ पे डालता है। दिस इज कॉल्ड एन एक्लिप्स, और इसे हम कहते हैं एक्लिप्स। ठीक है, ये शेडो का पड़ना उसे हम कहते हैं एक्लिप्स। अब एक्लिप्स किस तरीके के होते हैं वो हम देख लेते हैं। ल्यूनर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स मीन्स क्या होता है, व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाती है, ये जो अर्थ है वो इधर पर मून है और इधर ये सन है, इन दोनों के बीचों बीच में अगर अर्थ आ जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में है एक तो ये तीनों, ठीक है, हमें पता है ये तीनों कैसे हो रखे हैं, अभी स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन द अर्थ कास्ट्स इट्स शैडो ऑन द मून। तो इसके आसपास जब वो जाएगी तो ये क्या करेगी, जो ये है अर्थ वो इसके ऊपर क्या करेगी, अपना शेडो देगी। ठीक है, इट स्टॉप द लाइट ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द मून। ठीक है, तो ये क्या करती है, अब इसकी जितनी लाइट्स आ रही हैं, ठीक है, ये मून की जो लाइट्स आ रही है वो सब कहाँ रुक जा रही हैं, अर्थ पर ही जाकर रुक जा रही हैं। ठीक है, वो मून तक नहीं पहुँच पा रही हैं, तो वो यहीं पर रुक जा रही हैं सारी की सारी इसकी लाइट्स वो। तो क्या हो रहा है कि जो इसका जो शेडो है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसका शेडो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। इट स्टॉप लाइट द सन फ्रॉम रीचिंग द मून, हैंस द मून कैन नॉट बी सीन पार्शियली और होली, विथ दिस इज कॉल्ड ल्यूनर एक्लिप्स। तो इसे हम क्या कहते हैं, ल्यूनर एक्लिप्स, जो ग्रहण होता है वो। ठीक है, क्यों, जब इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ रही होती तो हमें मून दिखाई नहीं देगा, वो कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं ल्यूनर एक्लिप्स। व्हेन द मून इज कंप्लीटली इन द डार्क शेडो ऑफ द अर्थ इट इज कॉल्ड अ टोटल ल्यूनर एक्लिप्स। अगर वो पूरी अर्थ की शेडो में आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टोटल ल्यूनर एक्लिप्स। व्हेन द मून इज पार्शियली हाइडेड बाय द डार्क शेडो ऑफ द अर्थ इट इज कॉल्ड पार्शियली ल्यूनर एक्लिप्स। अगर वो कम आधा ही आया है तो उसे हम पार्शियली ल्यूनर एक्लिप्स कहेंगे। इट occurs ऑन अ फुल मून नाइट बट नॉट ऑन ऑल फुल मून नाइट्स। ठीक है, ये कब होता है, फुल मून नाइट में होता है, पर हमेशा ये फुल मून नाइट में हो ये जरूरी नहीं है। फिर इसके बाद आ रहा है सोलार एक्लिप्स। सोलार एक्लिप्स क्या होता है, व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सोलार एक्लिप्स में जब सन और अर्थ के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में मून आ जाता है, तब होता है सोलार एक्लिप्स। द पीपल इन सर्टेन पार्ट ऑफ द अर्थ कैन नॉट सी द सन एट ऑल और सी इट ओनली पार्शली फॉर सम टाइम, दिस इज कॉल्ड सोलार एक्लिप्स। ठीक है, जो भी ये धरती पर, मतलब ये
अर्थ पर, पृथ्वी पर लोग रहते हैं वो सोलार एनर्जी मतलब उसकी सूर्य की किरणें उन तक नहीं पहुंच रही होती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोलार एक्लिप्स। या तो फिर पहुंच नहीं हो रही होती है, या फिर वो हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी सी दिख रही होती है, तो वो पार्शियली होता है, ठीक है। When the moon hides the sun completely, it is called total solar eclipse। जब वो टोटली उसे कवर कर लेता है इसकी शेडो मून की सन को, तो वो होता है टोटल सोलार एक्लिप्स। नो सनलाइट रीच द अर्थ एंड इट बिकम्स टोटली डार्क इवन ड्यूरिंग द डे टाइम। और जो ये दिन का समय होता है तभी भी अंधेरा छा जाता है। When moon hides the sun partially, it is called partial solar eclipse। और जब उसे वो partially करता है तो उसे हम कहते हैं partially solar eclipse। It occurs only on the new moon day but not on all new moon days। ठीक है, वो न्यू मून डेज में ही होता है, पर हमेशा हो ये भी ज़रूरी नहीं। You should never look at the sun directly during a solar eclipse। जब सोलार एक्लिप्स हो रहा हो तो हमें डायरेक्टली अपनी आंखों से सन को नहीं देखना चाहिए। इट कैन डैमेज योर आइज, वो हमारी आइज को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है, इस वजह से। अब देखो क्या दिया, मून टेक्स ब्लैंक टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। मून्स को कितना टाइम लगता है एक रिवोल्यूशन में, तो 27 डेज एंड 8 आवर्स। द शेडोज ऑफ द अर्थ एंड द मून प्रोड्यूस बाय सनलाइट आर कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, एक्लिप्सेस, ठीक है, एक्लिप्स। फिर इसके बाद आया हमारे पास टाइड्स। Tides are caused mainly by the gravitational pull of the moon। मून के ग्रेविटेशनल पुल के वजह से टाइड्स आता है, हाई टाइड्स होती है ना वो। ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल पुल द लेवल ऑफ वाटर राइजेस अप एंड गोज डाउन ट्वाइस एवरी डे। क्या होता है उसमें, जो लेवल है वाटर का वो होता है ऊपर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ 2 बार जाता है। द रेगुलर राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द लेवल ऑफ वाटर इन द सी और ओशियन इज कॉल्ड टाइड्स। और ये रेगुलर होते रहना, उसका राइजिंग होना और फॉलिंग होना उस वाटर लेवल का, वो क्या करता है, सी और ओशियन में टाइड्स लाता है। टाइड्स आर 2 टाइप्स, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। इसमें 2 तरीके की टाइड्स होती है, एक होती है हाई टाइड और एक होती है लो टाइड्स। द मून्स पुल ऑन द सी वाटर इज मोर देन दैट ऑफ द सन। दिस इज बिकॉज द मून इज मच क्लोजर टू द अर्थ। क्या होता है, मून जो है सन से ज़्यादा सी के वाटर को अपनी तरफ ग्रेविटेशनल से खींचता है। वो क्यों होता है, क्योंकि अर्थ के बहुत ज़्यादा नज़दीक कौन है, मून। देयरफॉर द सी वाटर ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून गेट्स अट्रैक्टेड अपवर्ड। और इस वजह से जिस साइड वो मून को फेस कर लेते हैं वो ऊपर की तरफ खिंचाव महसूस करते हैं। दिस कॉज द हाई टाइड्स। और इस वजह से बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। इन द एरियाज बिटवीन द 2 हाई टाइड्स द लो वाटर फॉर्म्ड लो टाइड्स। Every day the rotation of the earth causes 2 high tides and 2 low tides। हमेशा होता है, 2 high tides होती है और 2 low tides होती है। The tides of the ocean vary with the phases of the moon। The highest tide occurs on the full moon and the new moon day। Full moon और new moon day में ही होता है। The tides are useful to ships। वो शिप्स के लिए यूजफुल होती है। When there is a high tide, there is enough water to let the ship come easily to the port। वो उसे अच्छे से easily आने के लिए हेल्प करती है। The knowledge of the tide is also important for the fishermen before going out for fishing। Fishermen को high tide के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। As in a low tide, they cannot bring their boats back to the shore because the sea water reduces away from the shore। हाई टाइड ऑल्सो हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लो टाइड में वो अपनी बोट को इजीली नहीं कवर अप करके ला पाते किनारे पे, इसलिए। और जो ये हाई टाइड है वो इलेक्ट्रिक जनरेट करने में भी बहुत ही हेल्प करती है। अब हम देखेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज अ ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट दैट इज पर्पसली प्लेस्ड इनटू द orbit around the earth or other planet to perform specific functions। ठीक है, ये specific functions करने के लिए human made है, जो कि purposely planted की गई है। ठीक है, they are launched by a specially designed rocket। वो specially designed rocket के द्वारा उस पर place की गई है। First artificial satellite called Sputnik 1 meaning of fellow traveler was launched by the Soviet Union USSR
on October 4, 1957. India has built and launched several artificial satellites. The first Indian artificial satellite named Aryabhatta was launched on 19th April 1975. इंडिया की सबसे पहली कौन सी है? तो है वो आर्यभट्टा, जो कि 19 अप्रैल 1975 को भेजी गई थी. सम ऑफ द अदर इंडियन सैटेलाइट आर INSAT, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज, IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सीरीज एंड कल्पना 1, एड्यूसेट, भास्करा ETC. सम ऑफ द सैटेलाइट्स देयर यूजेस आर एज फॉलोज. ये सारी सैटेलाइट्स हमने भेजी है, इसमें से कुछ के यूजेस आपको बताए हैं. वेदर सैटेलाइट्स. वेदर सैटेलाइट्स क्या होती है? टेक पिक्चर ऑफ द मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स एंड हेल्प टू फोरकास्ट वेदरिंग. वेदरिंग के लिए ये यूजफुल होती हैं. दे गिव अस अर्ली वार्निंग ऑफ डेंजरस स्टॉर्म, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर एंड फ्लूड्स. ये हमें बाढ़, आंधी, तूफान और फॉरेस्ट यानी जंगल की आग और इन सब के बारे में पहले से ये हमें इंफॉर्मेशन दे देती है. एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स हेल्प्स टू ऑब्जर्व डिस्टेंस, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स एंड अदर स्पेस ऑब्जेक्ट. स्पेस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बारे में हमें ये आइडिया देती है एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट. ठीक है. उसके बाद क्या दिया है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हेल्प इन सेंडिंग मैसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मैसेज भेजने के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट यूजफुल होती हैं. सेल्यूलर फोन, फैक्स, इंटरनेट ETC सेंड मैसेज बाय दिस सैटेलाइट्स. ये सारे मैसेज वगैरह आने जाने वो सैटेलाइट के थ्रू हो पाते हैं. रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू लोकेट मिनरल्स, रिसोर्सेज, अंडरग्राउंड वाटर फॉर लैंड मैपिंग. इन सब के लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यूज होती है, अंडरग्राउंड वाटर के बारे में पता करने के लिए और लैंड मैपिंग के लिए. मिलिट्री सैटेलाइट्स आर कॉल्ड स्पाई सैटेलाइट्स. मिलिट्री सैटेलाइट्स को हम कहते हैं स्पाई सैटेलाइट्स. दिस हेल्प इन डिटेक्टिंग द लॉन्च ऑफ मिसाइल्स, the direction of the ships at sea and the movement of military equipments on the ground. ये मिलिट्री सैटेलाइट्स हमें यूज़फुल होती है किसमें? मिसाइल्स वगैरह के लिए, उसकी डायरेक्शन जानने के लिए, शिप की डायरेक्शन सी में जानने के लिए, और इक्विपमेंट में जैसे कि मिलिट्री के अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं ग्राउंड पे, उसकी जानकारी के लिए. फिर है नेविगेशन सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थ के सरफेस पे जियोग्राफिकल ऑब्जेक्ट जो भी कुछ है ऑब्जेक्ट, उसकी लोकेशन बताने के लिए. फिर है साइंटिफिक सैटेलाइट हेल्प टू कैरी आउट द स्टडीज ऑफ द अर्थ एंड इट्स इन्वायरमेंट. अर्थ के और उसके एनवायरनमेंट की स्टडी के लिए साइंटिफिक सैटेलाइट यूज़ होती है. ठीक है. अब फिर क्या दिया? इंडियाज मिशन टू मार्स. ठीक है. मंगलयान. मंगलयान की पूरी मूवी है, वो तो आपने देखी होगी, तो आप समझ ही जाओगे मंगलयान के बारे में. ठीक है. ये ऐसे ही नोट्स दी है आपको पढ़ने के लिए. अब इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में दिया है. ड्यूरिंग सोलार एक्लिप्स ब्लैंक कास्ट इट्स शेडो ऑन द अर्थ. अर्थ पे कौन अपनी शेडो देता है? तो वो देता है मून. द वाटर ऑफ द सी ऑन द साइड्स ऑफ अर्थ फेसिंग द मून गेट अटैच्ड अपवर्ड कॉजिंग हाई टाइड. उसके वजह से क्या आती है? हाई टाइड. अब स्पेस ट्रैवल, कौन कौन स्पेस पे ट्रैवल कर चुका है उसके बारे में दिया है. राकेश शर्मा, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स आर फेमस एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन. इंडियन ओरिजिन के ये फेमस एस्ट्रोनॉट्स हैं. दे हैव मेड अस प्राउड एंड ऑल्सो इंस्पायर्ड अस. वो हमें गर्व महसूस कराते हैं और हमें इंस्पायर करते हैं. ठीक है. अब आपको इधर पिक्चर्स दी हुई है. यूरी गागारिन, द फर्स्ट मैन टू गो इन टू द स्पेस, जो कि फर्स्ट मैन है स्पेस में जाने वाले. फिर है वेलेंटिना टेरेस्कोवा, द फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू द स्पेस, सबसे पहली लेडीज है वो. राकेश शर्मा, द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस, राकेश शर्मा है. एंड कल्पना चावला, द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गो इनटू द स्पेस. ये फर्स्ट लेडी हैं जो कि स्पेस में गई हैं इंडिया की तरफ से. ठीक है. Astronauts go into space in space shuttles. These space shuttles are launched from a specific place by means of rocket. Rocket से वो जाते हैं. After the completion of the mission, the space shuttle comes back to the land
एट द स्पेशल लैंडिंग साइट, वो स्पेशल लैंडिंग साइट पे वो वापस लैंड पर आते हैं। द एस्ट्रोनॉट्स कंडक्ट वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, वो वहाँ पर बहुत से एक्सपेरिमेंट करते हैं। दिस एस्ट्रोनॉट्स आर हाईली ट्रेन टू कैरी आउट टास्क लाइक स्पेस वॉकिंग, मॉनिटरिंग ईच अदर्स हेल्थ एंड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, ये सारी चीज़ें वो वहाँ पर करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स वियर स्पेशल स्पेस सूट उनका एक स्पेशल होता है। दिस सूट्स create a small atmosphere around their bodies as there is no air in space, स्पेस में एयर होता नहीं है, तो ये जो स्पेस सूट है, ठीक है, उनका वो उसमें ऐसा एयर से बना हुआ होता है, अच्छे से क्रिएट किया गया होता है कि उनके आसपास का वातावरण वहाँ पर मिले। देयर इज़ नो ग्रेविटी इन स्पेस सो एस्ट्रोनॉट फील्स वेटलेस देयर, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, इसलिए वो वहाँ उड़ते रहते, वेटलेस फील करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स नीड्स टू एक्सरसाइज एवरी डे टू स्टे फिट, उन्हें वहाँ फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अर्लियर एस्ट्रोनॉट्स वेयर सिलेक्टेड फ्रॉम फास्ट जेट पायलट्स but modern astronauts are likely to be computer expert or scientists with technical skill and expert knowledge that could be useful in space। पहले क्या होता था, जो हमारे फाइटर जेट पायलट्स होते थे वो आते थे एस्ट्रोनॉट के तरीके से, बट अब इस तरीके से नहीं है। जो कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से जानते हैं, नॉलेजेबल पर्सन है, वो जो हैं एस्ट्रोनॉट्स बनते हैं और वो यूज़फुल होते हैं स्पेस की इंक्वायरी के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो रहा है। थैंक यू।